एवरीवन वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। सीडीपी की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप लोगों से मैं सीडीपी का टेस्ट लूंगा, स्पेशल सीटेट एग्जाम 2026 के लिए। फ्रेंड्स, इस टेस्ट में जो टोटल आपके क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 30। अगर आप लोग 30 में से 10 से 12 प्रश्न सही कर लेते हो आपकी सीडीपी की तैयारी बहुत अच्छी है। और इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिए हैं जो हर वर्ष सीटेट एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, स्थूल गत्यात्मक कौशल का उदाहरण आपको बताना है। बताइए, स्थूल गत्यात्मक कौशल का उदाहरण कौन सा है इसमें? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। स्थूल गत्यात्मक कौशल का उदाहरण कौन सा है? भागना, पकड़ना, आड़ी तिरछी रेखाएं खींचना या निचोड़ना? तो देखिए, जो भागना है ये स्थूल गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल यहां पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे यहां पे देख सकते हो कि अधिकतर बच्चे पेन पकड़ना सीखने से पहले गिलास पकड़ना सीख लेते हैं। विकास का कौन सा सिद्धांत इस विशेष दिशा का वर्णन करता है? शीर्षगामी सिद्धांत, अधोगामी सिद्धांत, पारस्परिकता संपर्क का सिद्धांत या बहिष्कार का सिद्धांत? दूसरे प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। बहुत अच्छे भाई, सभी को गुड आफ्टरनून। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। डेली मॉर्निंग में 9:30 बजे, दोपहर में 2:30 बजे हमारे चैनल पे क्लास चलती है, तो बिल्कुल फ्री में आप हमारे चैनल से जुड़कर सीटेट एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो दूसरे प्रश्न का जितने भी लोग यहां पे दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, अधोगामी सिद्धांत। ठीक है, चलिए। बहुत छोटे बच्चों के लिए निम्न में से कौन सी संस्थाएं समाजीकरण की प्राथमिक संस्थाएं हैं? बहुत ही सरल प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर सभी का सही होना चाहिए। आस पड़ोस और मुद्रक संचार, विद्यालय और कानून, सामाजिक नीति और धर्म, परिवार और आस पड़ोस। बहुत छोटे बच्चों के लिए निम्न में से कौन सी संस्थाएं समाजीकरण की प्राथमिक संस्थाएं हैं? वो है परिवार और आस पड़ोस। चौथा ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे यहां पे देख सकते हो, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण में निगमनात्मक रूप से सोच सकते हैं? संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक या औपचारिक संक्रियात्मक? 4 का राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे सब लोग। बहुत अच्छे भाई, गुड आफ्टरनून सभी को। और भी क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। तो देखिए, जो बच्चे होते हैं वो औपचारिक संक्रियात्मक चरण में निगमनात्मक रूप से सोच सकते हैं। ठीक है, औपचारिक संक्रियात्मक। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, 5 वर्षीय रीना को 2 पारदर्शी समरूप गिलास दिखाए गए जो दोनों ही आकार में छोटे और चौड़े थे। दोनों में बराबर मात्रा में दूध डाला गया, जिसे दिखाने पर रीना ने बराबर होने की सहमति जताई। फिर एक गिलास के दूध को किसी अन्य गिलास में डाला गया जो अपेक्षाकृत लंबा और संकीर्ण था। अब रीना का मानना है कि लंबे गिलास में छोटे गिलास की अपेक्षा दूध ज्यादा है। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार यह क्या दर्शाता है? विकेंद्रीकरण में कठिनाई, जीववादी सोच, लाक्षणिक प्रकार, काल्पनिक निगमनात्मक तर्क? करेक्ट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे भाई। तो यहां पे जितने भी लोग पहला ऑप्शन सिलेक्ट कर रहे हैं विकेंद्रीकरण में कठिनाई, उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, अनु का तर्क है कि केवल समाज ही तय कर सकता है कि क्या सही है, व्यक्तिगत रूप नहीं। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार यह उदाहरण किस चरण को दर्शाता है? आज्ञा पालन एवं दंड अभिविन्यास, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, आधिकारिकता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास या सार्वभौमिक नैतिक विकास सिद्धांत अभिविन्यास? बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहां पे तीसरा करेक्ट होगा, आधिकारिकता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास। ठीक है, तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल यहां पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न 7 का जवाब दीजिए। लेवाइगोस्की के विचारों के अनुसार निम्न में से विद्यार्थियों के अधिगम को पाठ
पाड़ प्रदान करने का कौन सा तरीका सही है? पाड़ मतलब सहायता प्रदान करना। उद्दीपन के द्वारा प्रतिक्रिया को अनुकूलित करना, सही जवाबों के लिए पुरस्कार देना, जरूरत पड़ने पर संकेत और इशारे देना, बिना चर्चा के सीधा जवाब बता देना। बताइए, लेवाइगोस्की के विचारों के अनुसार निम्न में से विद्यार्थियों के अधिगम को पाड़ प्रदान करने का कौन सा तरीका सही है? ये वाला, जरूरत पड़ने पर संकेत और इशारे देना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर वर्ष सीटेट एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न 8वां का जवाब दीजिए। लेवाइगोस्की ने निम्न में से किसे बढ़ावा दिया? कंठस्थ स्मरण पर अत्यधिक जोर, सहयोगात्मक अधिगम, परीक्षा केंद्रित शिक्षा शास्त्र, मानकीकृत पाठ्यक्रम। टैग वर्ड की सहायता से आप इस प्रश्न को सॉल्व करना। मैंने आपको बताया था कि कंठस्थ नहीं करना है, इस पर बल नहीं देना है। मानकीकृत मैंने आपको बताया था कि ये आपका निगेटिव होता है। परीक्षा केंद्रित आपको मैंने बताया था कि निगेटिव होता है। ठीक है, बाल केंद्रित पॉजिटिव होता है। तो यहां पे बचा कौन सा? लेवाइगोस्की ने सहयोगात्मक अधिगम पर बढ़ावा दिया। ठीक है, दूसरा ऑप्शन यहां पे आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे यहां पे आ गया है। एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगमकर्ताओं को किस तरह समझा जाता है? बताइए, किस तरह समझा जाता है? ज्ञान के निष्क्रिय ग्रहणकर्ता के रूप में, ज्ञान निर्माण में सक्रिय भागीदार के रूप में, केवल व्याख्यान विधि से सीखने में सक्षम, या स्वतंत्र रूप से सूचना प्रसंस्करण में सक्षम? टैग वर्ड की सहायता से इस प्रश्न को भी आप सॉल्व करना। बताइए, फटाफट जवाब दीजिए। प्रश्न आपका पॉजिटिव है तो पॉजिटिव उत्तर भी आना चाहिए। बहुत अच्छे भाई, मैंने बताया कि निष्क्रिय आपका नेगेटिव होता है, काट दो। ठीक है, केवल आपका जो होता है ऑप्शन में केवल दिख जाए नेगेटिव होता है। ठीक है, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव जितने भी टैग वर्ड दिखे काट दो। ठीक है, असक्षम काट दो, सक्रिय मैंने आपको बताया था ये आपका पॉजिटिव होता है। तो एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगमकर्ताओं को किस तरह समझा जाता है? ज्ञान निर्माण में सक्रिय भागीदारी के रूप में। यहां पे दूसरा ऑप्शन आपका यहां पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे 10वें प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करेंगे। रजनी देखी गई वस्तुओं के मानसिक चित्रण और परिवर्तन में बहुत कुशल है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह किस प्रकार की बुद्धि दर्शाती है? भाषाई, संगीती, स्थानिक, अंतर्वैयक्तिक। बताइए, 10 का राइट आंसर क्या होगा? स्थानिक हो जाएगा। ठीक है, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हो भाई, अपने विचारों का मौखिकीकरण जेम्स को दिए गए सवालों का जवाब ढूंढने में अक्सर मदद करता है। यह कथन क्या सुझाता है? भाषा और संज्ञान संबंधित नहीं है, जैविक परिपक्वता भाषा विकास के लिए जिम्मेवार है, भाषा संज्ञान को सुसाधित करती है, भाषाई अभिव्यक्ति के हस्तक्षेप में संज्ञान में देरी आ जाती है। जवाब देने का प्रयास करेंगे। 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपने विचारों का मौखिकीकरण जेम्स को दिए सवालों का जवाब ढूंढने में अक्सर मदद करता है। यह कथन क्या सुझाता है? यह जो है भाषा संज्ञान को सुसाधित करती है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे यहां पे देख सकते हो। जेंडर यहां पे बताना है कि एक ऐसी अस्मिता है जो सामाजिक संरचनाओं द्वारा आकृति पाती है, या गर्भधारण के समय ही पूर्व निर्धारित होता है, या एक जन्मजात जैविक गुण है, या सामाजिकरण के संस्थाओं से प्रभावित नहीं होता है। सभी लोग इसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। बहुत अच्छे भाई, तो यहां पे 12 का जितने भी लोग पहला ऑप्शन सिलेक्ट कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। जेंडर एक ऐसी अस्मिता है जो सामाजिक संरचनाओं द्वारा आकृति पाती है। ठीक है, पहला ऑप्शन यहां पे आपका बिल्कुल भाई करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहां पे देखिए। विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा में विविध पाठ्यक्रम होने से सभी छात्रों के सीखने के अनुभव समृद्ध होते हैं। यह कथन सही है क्योंकि बच्चे अपने साथियों के कई कौशल सीखते हैं। सही है क्योंकि यह कक्षा को अधिक जो है श्रेणीबद्ध बनाता है। यह गलत है क्योंकि इससे अनावश्यक प्रतिस्पर्धा होती है। यह गलत है क्योंकि यह बच्चों को भ्रमित कर सकता है और वे खोया हुआ महसूस कर सकते हैं। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? थर्टीन का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा में
विविध पाठ्यक्रम होने से सभी छात्रों के सीखने के अनुभव समृद्ध होते हैं, यह कथन सही है क्योंकि बच्चे अपने साथियों से कई कौशल सीखते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। और आप लोग वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो, फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए सब लोग। अगला प्रश्न, अधिगम के लिए मूल्यांकन किस प्रकार का होना चाहिए? संदर्भित, मानकीकृत, मानदंड संदर्भित, अध्यापक अभिमुखी। बताइए, टैग वर्ड की सहायता से आप इस प्रश्न को सॉल्व करना। तो संदर्भित होना चाहिए। किस प्रकार का? संदर्भित होना चाहिए। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, एक अध्यापिका द्वारा अपनाई गई कौन सी युक्ति विद्यार्थियों में सृजनात्मक सोच को बढ़ावा देगी? बताइए, बड़े बड़े गद्य कंठस्थ याद करने के लिए देना, किसी समस्या को दर्शाने के अभिसारी तरीकों को प्रोत्साहित करना, प्रक्रियात्मक स्थिरता का जो है पुरस्कृत करना, या ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करना जिनके लिए नवाचारी समाधान खोजने की जरूरत हो। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई 15 का? एक अध्यापिका द्वारा अपनाई गई कौन सी युक्ति विद्यार्थियों में सृजनात्मक सोच को बढ़ावा देगी? ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करना जिनके लिए नवाचारी समाधान खोजने की जरूरत हो। डी ऑप्शन यहां पे आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु निम्न में से क्या जरूरी है? अनम्य पाठ्यक्रम, परीक्षा केंद्रित शिक्षा शास्त्र, या उचित समायोजन, या अगम्य दुर्गम इमारती संरचना। टैग वर्ड की सहायता से आप इस प्रश्न को भी सॉल्व कर सकते हैं। वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु निम्न में से क्या जरूरी है? उचित समावेशन जरूरी है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पे 17 आ गया है, निम्न में से किस सिद्धांत पर समावेशन की विचारधारा आधारित है? समता, समानता, अलगाव, पक्षपात। निम्न में से किस सिद्धांत पर समावेशन की विचारधारा आधारित है? समता करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला। अगला प्रश्न 18 का जवाब दीजिए सब लोग। अवधान, न्यूनता, अतिक्रियाशीलता विकार से जूझते विद्यार्थियों में निम्न में से कौन सा अभिलक्षण अक्सर पाया जाता है? उच्च स्तरीय तौर से व्यवस्थित होना, बहुत सचेत होना, लंबे निर्देशों को सुनते समय धैर्यवान रहना, आकुल होना। बताएंगे सब लोग 18 का करेक्ट आंसर क्या होगा? अवधान, न्यूनता, अतिक्रियाशीलता विकार से जूझते विद्यार्थियों में निम्न में से कौन सा अभिलक्षण अक्सर पाया जाता है? आकुल होना। ठीक है, चौथा ऑप्शन यहां पे आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, सृजनात्मक विद्यार्थी के बारे में निम्न में से क्या सही है? बताइए सब लोग। वे कार्य को समझने में काफी समय लेते हैं, वे नवीन और मूल विचार सुझाते हैं, वे अपने सही पाठियों के मुकाबले संज्ञानात्मक विकास में पिछड़े होते हैं, उन्हें विषय वस्तु को समझने में काफी मेहनत लगती है। बताइए 19 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सृजनात्मक विद्यार्थी के बारे में निम्न में से क्या सही है? वे नवीन और मूल विचार सुझाते हैं। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है, यहाँ पे देख सकते हो। स्वालीनता कई प्रकार के क्षेत्रों में चुनौती पैदा करती है, फिर भी स्वालीनता से जूझते विद्यार्थियों में निम्न में से कौन सा सामर्थ्य होता है जिसका अध्यापिका सदुपयोग कर सकती हैं? व्यापक तथ्यात्मक जानकारी का प्रतिधारण, सामाजिक परिस्थितियों का सही विवेचन, संज्ञानात्मक नम्यता, अपनी भावनाओं का सटीक संप्रेषण। तो यहां पे पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, व्यापक तथ्यात्मक जानकारी का प्रतिधारण। ठीक है, अगला प्रश्न 21, विद्यार्थियों में प्रभावशाली एवं अर्थपूर्ण अधिगम को बढ़ावा देने के लिए एक अध्यापिका को किस पर बल देना चाहिए? दी गई जानकारी को कंठस्थ स्मरण करने के लिए, विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ाने के लिए, व्यवहार के अनुकूलन के लिए, पाठ्य सामग्री को वास्तविक जीवन संदर्भ से जोड़ने के लिए। बताइए भाई 21 का करेक्ट आंसर क्या होगा? टैग वर्ड की सहायता से आप इस प्रश्न को सॉल्व करना। विद्यार्थियों में प्रभावशाली एवं अर्थपूर्ण अधिगम को बढ़ावा देने के लिए एक अध्यापिका को किस पर बल देना चाहिए? पाठ्य सामग्री को वास्तविक जीवन संदर्भ से जोड़ने के लिए। चौथा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा उपागम विद्यार्थियों के ज्ञान अर्जन की योग्यता को कमतर आंकता है? खोजी अधिगम, सहयोगात्मक अधिगम, सहज अनुमान लगाना, निष्क्रिय नकल। 22 को जवाब दीजिए। निम्न में से कौन सा उपागम विद्यार्थियों के ज्ञान सृजन की योग्यता को कमतर आंकता है? कमतर मतलब निगेटिव, निष्क्रिय नकल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहां पे देखिए, कथन और यहां पे तर्क वाला प्रश्न है। कथन ए कह रहा है कि किसी नए संप्रत्यय को पढ़ाने के समय एक अध्यापिका को विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को सक्रिय करना चाहिए। सही है। तर्क आ रहा है कि अधिगम अधिक प्रभावशाली होता है जब विषय वस्तु को जानकारी के असंबंधित खंडों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए तो मैंने बता दिया सही है आपका, ठीक है, लेकिन तर्क यहां पे आर गलत है। ए सही है लेकिन आर यहां पे गलत है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हो भाई, अधिगम की प्रकृति सक्रिय और सामाजिक है या निष्क्रिय और सामाजिक है, या सक्रिय और व्यक्तिगत है, या निष्क्रिय या व्यक्तिगत है? बताइए अधिगम की प्रकृति कैसी है? 24 का जवाब दीजिए सब लोग। तो अधिगम की प्रकृति सक्रिय और सामाजिक है, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, निम्न में से कौन सी युक्तियां समस्या समाधान के लिए प्रभावशाली हैं? स्मृति सहायक विधियां, अन्वेषण, प्रक्रियात्मक स्थिरता, कलन विधि। निम्न में से कौन सी युक्तियां समस्या समाधान के लिए प्रभावशाली हैं? स्मृति सहायक विधियां हो जाएंगी, अन्वेषण हो जाएगा और कलन विधि हो जाएगा। ठीक है, पहला, दूसरा और चौथा यहां पे आपका करेक्ट हो जाएगा, चौथा ऑप्शन। ठीक है, चलिए कथन और यहां पे तर्क वाला प्रश्न आ गया है, पढ़िए और उत्तर दीजिए। कथन ए है, एक अध्यापिका को विद्यार्थियों को अपने विचार साझा करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, चाहे वो विचार भ्रांतियां ही क्यों ना हो। तर्क आर है, भ्रांतियां विद्यार्थियों द्वारा गठित सहज सिद्धांत होती है जो अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण होती हैं। बताइए 26 का करेक्ट आंसर क्या होगा? यहां पे ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की यहां पे सही व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, चलिए पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संवेगों और संज्ञान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? बताइए संवेगों और संज्ञान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? उच्च स्तरीय दुश्चिंता समस्या समाधान कौशलों को बेहतर करती है, संतुलित उत्साह भागीदारी और अधिगम को बढ़ाता है, निराशा अधिगमकर्ताओं को और अधिक प्रयास करने को अभिप्रेरित करती है, शर्मिंदगी अधिगमकर्ताओं को सामूहिक कार्यों में पहल करने के लिए अभिप्रेरित करती है। बताइए भाई 27 का राइट आंसर क्या होगा? संवेगों और संज्ञान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसमें ये वाला सही है, संतुलित उत्साह भागीदारी और अधिगम को बढ़ाता है। ठीक है, चलिए 28 का जवाब दीजिए। विद्यार्थियों को किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए? महारत उन्मुखी, प्रदर्शन उन्मुखी, असफलता स्वीकृत, सफलता परिहार। विद्यार्थियों को किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए? महारत उन्मुखी होगा, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डैश अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है जबकि नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। क्या अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है और क्या नकारात्मक रूप से अधिगम को प्रभावित करता है, ये आपको बताना है। बताइए भाई 29 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए स्कीमा सक्रियता जो होता है ये अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है और अधिगम आसक्तता जो होता है नकारात्मक रूप से अधिगम को यहां पे प्रभावित करता है। ओके, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है, एनईपी 2020 किस प्रकार के शिक्षा शास्त्रों का प्रस्ताव रखती है? परीक्षा केंद्रित, अध्यापक केंद्रित, अधिगमकर्ता केंद्रित या बहिष्कार केंद्रित? परीक्षा केंद्रित निगेटिव है, अध्यापक केंद्रित आपका निगेटिव है, बहिष्कार केंद्रित निगेटिव है, अधिगमकर्ता केंद्रित यहां पे सही हो जाएगा। ठीक है, एनईपी 2020
20 जो है अधिगमकर्ता केंद्रित शिक्षा शास्त्रों का प्रस्ताव रखती है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके सो फ्रेंड्स, ये थी आज की जो है सीडीपी की क्लास। कैसी रही क्लास कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर देना। जितने भी 30 में से आपके प्रश्न सही हुए हो कमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर जरूर से जरूर बताना। और भी क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं अगली क्लास पे।